अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में जो इन्फोर्समेंट की सीट्स आई थी ऑडिट ऑफिसर की, और इसके साथ साथ जो म्यूनिसिपल ऑफिसर की सीट्स थी। तो उनमें आपको अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिट और एचआरएम, इन चारों के कंसेप्ट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं। इसी से रिलेटेड हमारा आज का लेक्चर होगा और इसमें हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट्स हैं। सारे तो आज के इस लेक्चर में कवर नहीं करेंगे, लेकिन उनमें से कुछ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने भी इन सीट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है वो इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। सबसे पहले हम कंसेप्ट्स को अच्छी तरह से समझेंगे और फिर उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखेंगे जो पीपीएससी के पास पेपर्स में आए हैं, ताकि आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि एमसीक्यूज़ किस तरह के पेपर में आते हैं। कंसेप्ट्स को आपने अभी से क्लियर करना है, क्योंकि अभी अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज़ पर रिलाई करेंगे तो फिर इंटरव्यू के टाइम पर आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। वहाँ पर आपसे ये एमसीक्यूज़ नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि एक कंसेप्ट जो आपसे पूछा जाएगा उसका आप आंसर करेंगे और उसी में से दूसरा सवाल निकलेगा। तो जब तक आपको कंसेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं होगी तब तक आप इंटरव्यू को पास नहीं कर सकेंगे। तो बहुत ही सिंपल वर्डिंग में मैंने ये नोट्स बनाए हैं ताकि इजीली सबको समझ आ जाए। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स भी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर और म्यूनिसिपल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट डिटेल्ड नोट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिसमें जनरल नॉलेज के भी तमाम सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है और उसके साथ साथ अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिट, एचआरएम और जो सेल्स टैक्स एक्ट है 2012 का, उसको भी इंक्लूड किया गया है। यानी कि कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को भी ये चाहिए हों, जो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है उस पर कांटेक्ट करके आप सैम्पल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सैम्पल के साथ साथ बाकी जो पेमेंट की डिटेल्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। फर्स्ट कंसेप्ट है जो आज हमने पढ़ना है वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिज़नेस है और ओनर जो है ये दो कम्प्लीटली डिफरेंट और सेपरेट पर्सनस हैं इन द आइज़ ऑफ अकाउंटिंग। जो ओनर होगा वही बिज़नेस को रन कर रहा है। जनरली अगर आप इसको देखें कॉमन टर्म्स में, तो जो ओनर है और बिज़नेस है वो सेम ही है, लेकिन अकाउंटिंग के टर्म्स में ये सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। किस तरह से? इफ़ वन ओन्स 100% ऑफ द बिजनेस, his personal bank account and business bank account must never be mixed। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बिज़नेस रन कर रहे हैं जिसमें 100% आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अकाउंटिंग के टर्म में कभी भी आपका जो पर्सनल बैंक अकाउंट है और जो बिज़नेस बैंक अकाउंट है वो एक नहीं होगा और ना ही दोनों मिक्स होंगे। पर्सनल बैंक अकाउंट अलहदा होगा और जो बिज़नेस बैंक अकाउंट है वो अलग होगा। आप एज अ ओनर एक डिफरेंट एंटिटी है, आपका जो बिज़नेस है वो डिफरेंट एंटिटी है। इसको एक एग्ज़ाम्पल से देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अली है, उसने 5000 का जो कैश है वो ड्रॉ किया है अपने स्टोर से, ताकि वो अपनी बेटी की जो स्कूल की फ़ी है उसको पे कर सके। अब जो वो स्टोर है वो अली का अपना है, 100% उसका अपना है, लेकिन यहाँ पर अली ने जो कैश विड्रॉ किया है 5000 का, उसको अकाउंटेंट जो है वो ड्राइंग के तौर पर, विदड्रॉल के तौर पर रिकॉर्ड करेगा, बिज़नेस एक्सपेंस के तौर पर नहीं, क्योंकि ये जो अली ने कैश ड्रॉ किया है वो अपने पर्सनल यूजेज के लिए किया है, बिज़नेस के किसी काम के लिए नहीं। नेक्स्ट जो है वो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है। अकाउंटिंग में मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स में। जिन चीज़ों की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है उसको आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सिंपल सा कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट का। इफ़ समथिंग इज़ इम्पोर्टेंट बट डज नॉट हैव अ प्राइस टैग, इट स्टेज ऑफ द बैलेंस शीट।
अब मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग में आप इमोशंस, हेल्थ और जो लीडरशिप की क्वालिटी है उनको ट्रांजैक्शन की फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी के पास बहुत ही हार्ड वर्किंग और लॉयल मैनेजर है। अब ये उस बिज़नेस के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी लॉयल्टी को क्या हम मॉनेटरी टर्म में लिख सकते हैं कि उस वर्कर की जो लॉयल्टी है दैट इज़ इक्वल टू 10,000 पाकिस्तानी रुपीज़? नहीं लिख सकते। जबकि उस वर्कर को जो सैलरी पे की जाएगी उसको रिकॉर्ड किया जाएगा लेजर में, क्योंकि उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है। नेक्स्ट कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि बिजनेस विल स्टे इन बिजनेस फॉर एवर और एटलीस्ट फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एक बिज़नेस जो आज स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं है कि वो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उसने ख़त्म हो जाना है। वो एक फोरसीएबल फ्यूचर तक उसने रहना है, अगले 10, 20, 30 साल, जहाँ तक उसका फ्यूचर जो है वो नज़र आ रहा है, या जहाँ तक लगता है कि वो बिज़नेस इतने टाइम तक चल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली ने बाई की 50,000 वर्थ ऑफ स्टेशनरी। अब उसका मानना ये है कि वो इस स्टॉक को, जो इसने 50,000 की स्टेशनरी बाई की है, वो अगले 2 साल तक इस्तेमाल करेगा। अब उस स्टेशनरी को एसेट के तौर पर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा। और क्योंकि ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है, ये जो स्टेशनरी है ये अगले 2 साल तक चलनी है, लेकिन क्या हम 2 साल के एंड पर जाकर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ है उस बाय की हुई स्टेशनरी से? नहीं। अब इसको आपने डिवाइड कर देना है पूरे 2 सालों में, मंथ वाइज उसको डिवाइड करना है, जितना भी एक्सपेंस आया है उस स्टेशनरी को बाय करने में, और 1 मंथ का आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे और उस मंथ के एंड पर फिर आप प्रॉफिट देखेंगे कि प्रॉफिट कितना आया है। और फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लगता है कि आपका जो बिज़नेस है वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकता है, या आप बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर फिर जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं होता। आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं या जो कैपिटल वगैरह है, फिर उसकी वैल्यू जो है वो डिप्रिशिएट होती है। और क्योंकि आप बैंकरप्सी की तरफ जा रहे होते हैं, उस टाइम पर फिर यही होता है कि जितने में जो भी आपका कैपिटल वगैरह है, एसेट्स हैं, वो जितने में बिक सकते हैं उनको बेच दें, क्योंकि बैंकरप्सी की वजह से टाइम के साथ साथ उनमें और डीवैल्यूएशन होती जाएगी। नेक्स्ट जो है वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। इसकी फाउंडेशन जो है वो डबल एंट्री सिस्टम है। एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन जो बिज़नेस में हो रही होती है उसके 2 इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर कोई चीज़ आपके पास आ रही है तो उसके बदले में कुछ जा भी रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने ऑफिस के लिए एक लैपटॉप बाय किया है फॉर 80,000 रुपीज़ इन कैश, तो आपके पास एसेट आया है लैपटॉप, आपके जो स्टॉक है लैपटॉप का वो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ जो एसेट आपका कैश है 80,000 रुपीज़ का, वो आपके हाथ से गया है और कैश डिक्रीज़ हुआ है। टोटल बैलेंस सेम ही रहा है, क्योंकि जो कैश आपने दिया है उसकी वैल्यू में 80,000 का लैपटॉप आपके पास आया है। इसका मतलब ये है कि एक चीज़ अगर आपके पास आई है तो उसके बदले में एक चीज़ गई भी है, लेकिन टोटल बैलेंस सेम रहा है। अब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं, और उसको किस तरह से लिखते हैं? एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। एसेट हमारे पास कौन कौन से होते हैं? आपके पास जो कैश है वो भी आपका एसेट है, इन्वेंट्री जो स्टॉक वगैरह है, मशीनरी, बिल्डिंग, और जो अकाउंट रिसीवेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने आपसे कोई कर्ज़ वगैरह लिया हुआ है तो वो भी आपका एसेट है, अभी उसने आपको देना है। इसी तरह से लायबिलिटीज़ कौन सी हैं? इसमें जो आपने बैंक्स वगैरह से लोन लिया हुआ है, जो अनपेड बिल्स हैं, या कोई लोन अगर आपने लिया हुआ है और वो पे करना है, वो लायबिलिटीज़ हैं। ओनर्स इक्विटी, जो ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है और उस पर जो उसे प्रॉफिट हो रहा है, वो ओनर्स इक्विटी है। नेक्स्ट जो है वो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, जिसे हम टाइम पीरियड कॉन्सेप्ट भी कहते हैं।
practice of dividing the long continuous life of a business into smaller equal time intervals for reporting purposes। यानी कि अब आप देख रहे हैं कि आपका जो बिज़नेस है वो अगले 20-30 साल तक चलना है, तो आप 20 साल के एंड पर या 30 साल के एंड पर जाकर इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगाएंगे कि आपके एक्सपेंसेस कितने थे और जो प्रॉफिट आपको हुआ है वो कितना हुआ है, बल्कि जो भी आपके एक्सपेंसेस आए हैं उनको आप उन सारे 20-30 सालों पर डिवाइड कर देंगे और मंथ वाइज देखेंगे कि एक मंथ का जो आपका एक्सपेंस बन रहा है उसके मुकाबले में एक मंथ का आपका प्रॉफिट कितना हुआ है। यानी कि आप अपनी कॉस्ट को छोटे छोटे स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट का भी अंदाज़ा लगाते हैं। अब ये आप मंथली भी कर सकते हैं और ईयरली भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ईयरली रिपोर्ट बनानी है और इस 1 जनवरी से आपने बिज़नेस स्टार्ट किया है और आपको लगता है कि अगले 20 साल तक आपका ये बिज़नेस जो है वो चलेगा, तो क्या आप 20 साल बाद एक फ़ाइनल प्रॉफिट जो है वो देखेंगे? तो पता कैसे चलेगा कि आपको प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं? तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में टेम्परेरीली आप अपने जो बिज़नेस बुक्स वगैरह हैं उनको क्लोज़ करते हैं। आपका जो अपना डेडिकेटेड टाइम पीरियड होता है उसके लिए अगर आपने ईयरली रिपोर्ट बनानी है तो फिर ईयर के एंड पे, ताकि आप अपनी जो सारी सेल्स वगैरह हैं उनको कैलकुलेट करें, जितना एक्सपेंस आया है और कितना प्रॉफिट हुआ है उस साल में। नेक्स्ट जो है वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि जो एसेट्स हैं आपके पास उनको आप उसी प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे जितने में आपने वो लिया था, बजाय इसके कि आज इस टाइम पर जो उस एसेट की वैल्यू चल रही है मार्केट में, जिस पर आपने ख़रीदा था आप उसी को रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू बॉट अ प्लॉट फॉर योर ऑफिस इन 2010 फॉर 10 लाख रुपीज़, तो आप उसको 10 लाख ही लिखेंगे अपनी जो बिज़नेस बुक्स हैं, जबकि उसकी जो करंट मार्केट प्राइस है 2026 में वो 50 लाख तक पहुंच गई है, लेकिन आप उसको 50 लाख रिकॉर्ड नहीं करेंगे बल्कि 10 लाख ही रखेंगे। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट का। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ MCQs देख लेते हैं जो PPSC ने पास पेपर्स में पूछे हैं। अब क्योंकि आपने इन कंसेप्ट्स को पढ़ लिया है तो MCQs को सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान होगा। सबसे पहले हम MCQs देख लेते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के। पहला है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अ बिजनेस इज ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल एंड अकाउंटिंग एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। अब अकाउंटिंग की टर्म में जो ओनर है और बिजनेस है ये दोनों डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। अब ये बिज़नेस जो है इस ओनर का ही है 100% और इसी की इन्वेस्टमेंट है इसमें, लेकिन ये बिज़नेस क्या है, ये लायबल है ओनर का। इनको डिफरेंट एंटिटीज़ के तौर पर अकाउंटिंग की टर्म में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें है कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इज़ ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। जो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है ओनर अपने बिजनेस में, तो वो बिज़नेस क्या है, लायबल है उस ओनर का। When an owner withdraws cash from the business for personal use, it is dated to the drawing accounts rather than an expense account due to business entity concept। अब एक ओनर है जो 100% अपने बिज़नेस को ऑन कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वो स्टोर वगैरह ही रन कर रहा है, वहाँ से अगर उसने कोई ड्राइंग्स वगैरह की हैं, कोई कैश निकाला है, तो उसको ड्राइंग के तौर पर विथड्रॉल के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा, बिज़नेस एक्सपेंस के लिए नहीं, क्योंकि वो जो कैश उसने विथड्रॉ किया है वो उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, किसी बिज़नेस काम के लिए नहीं। उसके बाद है द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस पर एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी वगैरह। नेक्स्ट MCQs है इफ़ द ओनर ऑफ द फर्म पेज हिज डॉटर्स कॉलेज फ़ी फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट, द अकाउंटिंग एंट्री विल बी डेटिंग ड्राइंग्स अकाउंट। क्योंकि उस ओनर ने बिज़नेस के लिए नहीं बल्कि
अपने पर्सनल यूज़ के लिए, चाहे वो कोई भी काम हो उसके लिए विड्रॉ किया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, तो उससे रिलेटेड MCQs देख लेते हैं। फर्स्ट वन है, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिन चीज़ों की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल पे पैकेजेस, बोनसेस वगैरह। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्यू टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, द लॉयल्टी एंड स्किल्स ऑफ द वर्कफोर्स। अब इस वर्कफोर्स को जो पे प्रोवाइड की जा रही है या जो बोनसेस वगैरह दिए जा रहे हैं तो उनकी मॉनेटरी वैल्यू है, उनको ट्रांजैक्शन के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन इस वर्कफोर्स की जो लॉयल्टी है, जो उसके पास स्किल्स हैं, जो हार्ड वर्क है, उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, इसलिए उसको ट्रांजैक्शन के तौर पर रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, अ डिस्प्यूट बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। अब प्रोडक्शन मैनेजर के दरमियान और सेल्स मैनेजर के दरमियान किसी भी बात पर कोई झगड़ा हो गया है तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट है, द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट लीड्स टू द हिडन एसेट्स प्रॉब्लम्स बिकॉज क्वालिटीज़ लाइक ब्रांड रेपुटेशन एंड मैनेजमेंट एफिशिएंसी आर एक्सक्लूडेड। अब हिडन एसेट्स प्रॉब्लम्स क्यों है? फॉर एग्जांपल, ब्रांड जो रेपुटेशन है वो एक क्वालिटी है। किसी ब्रांड की जो रेपुटेशन है अगर वो अच्छी है तो ये एक क्वालिटी है, उसके कस्टमर्स बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेंगी, प्रॉफिट बढ़ेगा। अब ये एसेट है लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? हिडन एसेट्स प्रॉब्लम्स। इसी तरह से सेम हमने जो पीछे डिस्कस किया है, वर्कफोर्स का जो हार्ड वर्क है, उसके जो स्किल्स हैं, पंक्चुअलिटी है, लॉयल्टी है, ये सारे हिडन एसेट्स प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट है, अंडर द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मनी सर्व्स एज द कॉमन डिनोमिनेटर फॉर रिपोर्टिंग, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको सिर्फ मनी के टर्म्स में ही रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो मनी क्या हुआ यहाँ पर? कॉमन डिनोमिनेटर है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आप इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जब न्यू वीडियोस अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।